नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल जो मध्य प्रदेश में मिले हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने देखा था और कुछ पुरापाषाण कालीन स्थल जो मध्य प्रदेश से मिले हैं उनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। फिर हमने मौर्य काल के बारे में भी देखा था कि मौर्य काल में जो राजा हुए हैं, जैसे मुख्यतः अशोक के बारे में कौन कौन से अभिलेख मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो उनका वीडियो जो है वो अपन अपलोड कर चुके हैं, लास्ट वीडियो था। और आज हम मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद में जो राजा हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो 2 से 3 आपको वंश देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल में, तो मौर्यों का जो आखिरी राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ, ठीक, बृहद्रथ नाम का जो राजा था उसकी हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव उसने रखी थी। शुंग वंश के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एक आपको मिलता है कण्व वंश, और फिर उसके बाद मिलता है आपका सातवाहन वंश, और सातवाहनों के बाद जो है फिर वो विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इतने वंशों के बारे में हमें मौर्योत्तर काल में देखना होता है। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे और ये मध्य प्रदेश से किस तरह से संबंधित थे इनके बारे में देखेंगे। ये चूंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या एमपी प्लस हो, किसी भी एग्जाम से मध्य प्रदेश का वेटेज जो है जीके में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे इन वीडियोज में, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो शुंग वंश आता है मौर्योत्तर काल में। तो शुंग वंश के बारे में यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसका क्या था? संस्थापक राजा माना जाता है। सबसे पहले किसने स्थापना करी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र के बारे में यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र, ठीक है। इसका जो उल्लेख है हमें एक जगह और मिलता है, वो है कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नामक एक नाटक उन्होंने लिखा है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें जो है किस वंश के राजा का जो नाम है वो लिया गया है। तो आपको याद रखना है शुंग वंश का राजा था एक अग्निमित्र, ठीक है। मालविका और अग्निमित्र की जो कहानी है उसमें दर्शाई गई है। और ये राजा कहाँ के थे? तो ये विदिशा के राजा थे। तो आपको याद रखना है कि शुंग वंश ने जो मगध को रिप्लेस किया था, उन्होंने रिप्लेस किया था और उसके बाद राजधानी को अपना चेंज किया था, और राजधानी क्या बना दी थी उन्होंने? अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि किसने जो है विदिशा को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था आपके शुंग वंश के राजा में। फिर शुंग वंश का एक और राजा जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है भागभद्र नाम का, ठीक है। भागभद्र के समय एक ग्रीक राजदूत आया था, इसका नाम है हेलियोडोरस, और ये हेलियोडोरस जो है विदिशा आया था चूंकि इनकी राजधानी थी, और यहाँ पे इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इस गरुड़ स्तंभ के तो आपको याद रखना ही है, इसका नाम जो है ये है खामबाबा, ठीक है। इसका नाम क्या है? खामबाबा है। तो इसके बारे में याद रखना है, आपसे सीधा पूछा जाता है खामबाबा मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके विदिशा में, और इसकी स्थापना करी थी हेलियोडोरस ने। खामबाबा बहुत ही कम जानते हैं, इसलिए गरुड़ स्तंभ इसको कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं। तो गरुड़ स्तंभ और खामबाबा एक ही चीज है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर शुंग वंश के बारे में यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो इसका संस्थापक राजा माना जाता है, उसने बृहत स्तूप का निर्माण करवाया था जो कि सतना में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है 2-3 चीजें। एक तो कौन कौन सा आ गया? एक तो विदिशा आ गया मध्य प्रदेश का जो इनकी राजधानी है, फिर विदिशा में ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दी है, और फिर भारत का स्तूप जो है वो सतना में निर्माण करवा दिया गया है। बौद्ध धर्म से ये संबंधित था। आगे बढ़े, हमने बताया था आपको कि शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश आता है। कण्व वंश की कोई भी मध्य प्रदेश संबंधित ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एक सिमुक नाम का राजा का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सिमुक ने ही सातवाहन वंश की जो है वो नींव रखी थी। और हम देखते हैं आगे जाके कि सातवाहनों में एक महान प्रतापी जो सबसे महान राजा हुआ है वो है शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम ने पूर्वी मालवा पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। यानी जो मालवा का जो पूर्वी हिस्सा था उसको जीता था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे सांची के स्तूप में आप जब देखते हैं तो वहां पे इसकी जो जानकारी है वो हमें मिल जाती है। आपसे पूछा यह जाता है कि एक्चुअली जो शतकर्णी है ये किस वंश का राजा था? तो ये सातवाहन था। इसने मध्य प्रदेश के किस हिस्से को जीता था? तो पूर्वी मालवा को जीता था। और सिरिसात जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शतकर्णी प्रथम को। इतना आपको याद रखना
देखना है। फिर ये गौतमी पुत्र शतकर्णी जिसके बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं, इसके सिक्के इन 3 जगहों से मिले हैं। एक तो हो गया आपका देवास, एक हो गया उज्जैन और एक हो गया आपका होशंगाबाद। तो इन 3 के नाम आपको जो है वो याद रख लेने हैं कि जहां से इनके सिक्के, सातवाहनों के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। फिर एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस वंश के जो है हमें रोम से व्यापार होने के साक्ष्य मिले हैं। तो रोम से व्यापार जो है वो सिर्फ सातवाहनों का होता था, हालांकि कनिष्क के भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपको अभी याद रखना है सातवाहनों के बारे में कि रोम से इनका व्यापार होता था। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, तो इसकी पुष्टि होती है मंदसौर के आवरा से। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके 3 पॉइंट हमने पढ़े थे कि यहाँ से क्या क्या मिला है। तो आवरा जो मंदसौर में स्थित है और इसके बाद बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से इसकी जानकारी हमें जो है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है शक, है ना। फिर हमने बताया था कि 3 वंश हमें पढ़ने हैं, एक तो शुंग, फिर कर्ण और फिर कण्व वंश, और फिर पढ़ना होता है हमें सातवाहन। और सातवाहनों के बाद जो है भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। कौन से आक्रमण शुरू हो जाते हैं? विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। और विदेशी आक्रमण यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करते हैं इंडो यूनानी, और इंडो यूनानी के बाद यदि हम बात करते हैं तो फिर आते हैं शक, और शक के बाद यदि हम बात करते हैं तो फिर आते हैं पहलव, और फिर यदि आप बात करते हैं तो फिर आते हैं आपके कुषाण। इनके बारे में हम बहुत जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश से, तो इनके बारे में आपको देखना होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो शक, जिनको हम क्षत्रप भी कह रहे हैं, ठीक है, ये जो है कहाँ से आए थे? चीन के पश्चिम से आकर भारत में बसने वाली शक जाति ने जो है मथुरा, उज्जैन, पंजाब में क्षत्रप राज्य की स्थापना की थी। इसके जो राजा था उसको क्षत्रप कहा जाता था। शकों के बारे में यदि हम बात करें तो शकों की 5 शाखाओं के बारे में हमें भारत में जानकारी मिलती है कि भारत में जो है इनकी 5 शाखाएं थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में लेकिन इनकी 2 शाखाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। एक है शहरात और एक है आपका कारदमक, ठीक है। बहुत ही कम जगह ऐसी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आगे से एग्जाम्स में, है ना। शहरात के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका पहला राजा जो है ये भूमक को माना जाता है, और इन्होंने मालवा वाले क्षेत्र में जो है क्या किया था? शासन किया था। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था? तो मालवा के क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र जो है इन्होंने शासन किया था। फिर इनके सिक्के जो है हमें एक तो मालवा से प्राप्त होते हैं भूमक के, ठीक है, जो कि शहरात वंश का पहला शासक माना जा रहा है। और इसका एक और शासक है नहपान, ठीक है। तो इसके जो है वो 2 राजा माने जाएंगे, एक आपके माने जाएंगे भूमक माना जाएगा, और भूमक के दूसरे नंबर पर माना जाएगा नहपान, जिसके सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? शिवपुरी से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें, अभी हम पढ़े शक राजा के बारे में पढ़ के आए हैं, शतकर्णी प्रथम के बारे में, तो नहपान और शतकर्णी के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें नहपान की जो है वो क्या हो गई थी? हार हो गई थी। उसके बाद आता है आपका दूसरा वंश है कारदामक वंश, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम बात करते हैं, इसको चष्टन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि स्थापना जो है इसने किसने की थी? चष्टन नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इसको चष्टन वंश भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछता है चष्टन वंश की जो जानकारी है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से मिलती है, चष्टन वंश की जो राजधानी है वो कौन रही है, तो आपको याद रखना है उज्जैनी जो है इसकी राजधानी थी। हमने देखा है शहरात वंश जो है वो मालवा से संबंधित था, ये भी मालवा वाला पोर्शन था, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इसकी राजधानी जो है वो कहाँ थी? उज्जैनी थी। और उज्जैन और शिवपुरी से हमें चष्टन की जो है जो राजा था इसका, उसकी हमें जो है सिक्के भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण राजा मिलता है वो है रुद्रदामन, और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा रुद्रदामन के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रुद्रदामन के जो गिरनार अभिलेख है ना, उससे हमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। हमने मौर्य काल में देखा था कि मौर्य काल में एक सौराष्ट्र का एक जो प्रांतपाल था आप कह सकते हैं उसको, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, और इसका पुनर्निर्माण जो है बहुत सारे शासकों ने करवाया है। उनमें से एक शासक जो है ये है रुद्रदामन, ठीक है, जो कि गिरनार अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये रुद्रदामन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है रुद्रदामन से, जो कि शक वंश का एक राजा था। और कौन सी शाखा थी उसकी? तो कारदामक शाखा थी, ठीक है। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, सॉरी,
इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख। पहली चीज कैसा है, ये लंबा अभिलेख है। दूसरा है विशुद्ध। विशुद्ध समझते हो, मतलब इसका मतलब होता है प्योर। प्योर मतलब बिल्कुल सबसे शुद्ध, है ना। अभी तक जो भी अभिलेख लिखे गए थे वो लिखे गए थे साहब प्राकृत भाषा में। काय में लिखे गए थे, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में मिलने वाला जो अभिलेख है ये है जूनागढ़ अभिलेख, जो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जारी किया गया है रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं शक राजा, शकों की शाखाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो नरेश रुद्र सिंह तृतीय जो है इसका अंतिम राजा माना जाता है। और जो हम अभी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा हुआ है जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसने जो है इस नरेश रुद्र सिंह तृतीय को जो है वो लाहौर के पेशावर के आगे भी इसको खदेड़ दिया था, और यहाँ से जो है शकों का अंत किया गया था। इसको इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है क्या कहते हैं, शकारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसने जो है भारत को शक जाति से क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। तो इसलिए आपको याद रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, यह है रुद्र सिंह तृतीय को मारकर विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर दिया था। एक्चुअली उज्जैन का विलय नहीं किया था, उज्जैन का ये शासक ही था पहले से ही, विक्रमादित्य, है ना। और शकों को जो है अंतिम रूप से किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही हराया था। फिर हमने बताया था एक और जाति का जो आगमन हुआ था भारत में, वो थी इंडो यूनानी। सबसे पहले जो है आक्रमण इंडो यूनानी के द्वारा ही किया गया था। और इसका एक महत्वपूर्ण राजा है मेनेंडर, के बारे में लगातार पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। तो क्योंकि मेनेंडर और नागसेन, ठीक है, एक बौद्ध विद्वान थे नागसेन, इनकी जो है वार्तालाप, मेनेंडर और नागसेन का मिलिंद पन्हो नाम की एक पुस्तक है। ठीक है, जिसके बारे में हम देखना होता है। तो मिलिंद पन्हो में इनका वार्तालाप मिलता है, और इसके जो सिक्के हैं वो बालाघाट से प्राप्त हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, वही बात आ गई है। तो मेनेंडर जो कि इंडो यूनानी था, और नागसेन जो कि बौद्ध धर्म के थे, इनने मोनेंडर को शिक्षा दी थी, और इनके एक वार्तालाप हुआ था जिसको मिलिंद पन्हो नामक किताब में संकलित किया गया है। और मेनेंडर जो कि इंडो यूनानी व्यक्ति था, बालाघाट से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के के बारे में आपको याद रखना है, शिवपुरी से सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, मालवा से प्राप्त हो रहे हैं, उज्जैन से प्राप्त हो रहे हैं, और बालाघाट से प्राप्त हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको डिफरेंस बना के आपको याद करते चलना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जुड़ने के लिए आप अर्शद अकेडमी को जो है सर्च कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।